कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम मोदी विश्व गुरु हो या घर के गुरु, इजराइल ईरान जंग रोकने की करनी चाहिए कोशिश, ईरान को बताया पुराना दोस्त। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर एफआईआर, रोड शो के दौरान एक युवक के ऊपर से निकल गई थी उनकी कार, पार्टी ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव की कही बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर से की इजरायली हमलों की तुलना, सिंधु जल संधि पर भारत को दी जंग की चेतावनी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 511 अंकों की गिरावट के साथ 81,896 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 140 अंकों की गिरावट के साथ 24,971 पर बंद हुआ निफ्टी। ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के तेवर पहले से भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। उसने इजराइल पर एक के बाद एक करीब 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प IRGC के हवाले से बताया कि इजराइल पर ताजा हमले में अब तक 5 शहरों को टारगेट किया गया। इस हमले के कारण दक्षिणी इजराइल में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ईरान के मिसाइल हमले के दौरान लगभग 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। चैनल 13 ब्रॉडकास्टर ने बताया कि 13 जून से युद्ध शुरू होने के बाद इजरायलियों ने पहली बार इतना लंबा समय बम शेल्टर में बिताया। मिसाइलों के साथ ही ईरान की तरफ से इजरायली सेना से जुड़ी कंपनी पर साइबर हमला करने की भी खबर है। वहीं इजरायल की तरफ से भी ईरान पर हमले किए गए। अमेरिका के बाद अब इजरायल ने भी फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की पहले से ही काफी निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आपात बैठक में भी अमेरिका की इस कार्रवाई को गलत ठहराया गया। चीन, रूस, पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाई। इस बीच रूस ने अमेरिका, ईरान और इजरायल से बात की और इस संघर्ष को रोकने पर जोर दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मॉस्को पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इस दौरान पुतिन ने कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले का कोई आधार नहीं था और उन्होंने ये भी कहा कि रूस ईरानी लोगों की मदद के लिए तैयार है। जिसके बाद सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब रूस भी इस जंग में कूदेगा? ईरान के लिए बढ़ते इस समर्थन से अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजरायल की तरफ से सीजफायर तक की बात कही जा रही है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई हमले रोककर समाधान की तरफ जाने की ख्वाहिश जताते हैं तो उनका देश भी सैन्य अभियान रोक देगा। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप ने जंग शुरू की है लेकिन खत्म हम करेंगे। ईरान इजरायल की जंग का असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। जगह जगह ईरान के समर्थन में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने वाला है। ईरानी संसद ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरान का ये फैसला व्यापार जगत को गहरी चोट पहुंचा सकता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में कच्चा तेल पहुंचाने के लिए काफी अहम रूट है। वैश्विक क्रूड ऑयल और LNG व्यापार का करीब 20% इसी हॉर्मुज रूट के जरिए होता है। इसके जरिए दुनिया को होने वाले इस तेल निर्यात का 80% से ज्यादा हिस्सा एशिया में आयात होता है, जिसमें चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया में 65% क्रूड ऑयल पहुंचता है। अब ईरान अगर इस रूट को बंद कर देता है तो उसके इस फैसले का भारत और चीन जैसे देशों पर खास तौर पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है। रिसर्च फर्म ICRA के आंकड़ों के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए भारत में चीन, जापान, कोरिया के बाद सबसे ज्यादा आयात होता है। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से 40% से ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से आता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही पहुंचता है। इस रूट के बंद हो जाने से देश में तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। पहले से ही जंग के चलते तेल की कीमतों में काफी उछाल आ गया है और अब अगर उनका ट्रांसपोर्ट बाधित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी किल्लत हो सकती है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले क्रूड का 20% के आसपास व्यापार इसी तेल मार्ग के जरिए होता है। अब ऐसे में ईरान का ये कदम भारत, चीन जैसे तेल के आयात को एक साथ ही उन देशों पर भी भारी पड़ सकता है जो तेल के बड़े बड़े निर्यातक हैं, जैसे सऊदी अरब और राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, लेकिन इन नतीजों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। तो वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बड़ी राहत दी है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने गढ़ गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और आपने करारा झटका दे दिया। गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि विसावदर सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने 75,942 वोट हासिल करके बीजेपी को बड़े अंतर से हराया है।
इसके अलावा केरल की नीलांबूर सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। नीलांबूर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के आर्यदान शौकत ने साफ कहा कि ये जीत वामदल सरकार के खिलाफ जनाक्रोश को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये जीत वास्तव में राज्य सरकार के खिलाफ है। बता दें कि अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव है, जहां बीजेपी जीत का सपना सजा रही है, लेकिन कांग्रेस की जीत ने बीजेपी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसी तरह पश्चिम बंगाल के कलीगंज में तृणमूल कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर भी आम आदमी पार्टी को जीत मिली। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट के उपचुनाव में आप के संजीव अरोड़ा ने 10,260 वोटों की मजबूत बढ़त बनाकर अपनी लीड बरकरार रखी है। कांग्रेस के भारत भूषण आशु दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भाजपा के जीवन गुप्ता तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये नतीजे काफी निराशाजनक रहे और दिल्ली विधानसभा में करारी हार झेलने के बाद आपके लिए ये नतीजे बहुत अच्छे साबित हुए। जानकारों का कहना है कि इन नतीजों का असर आगामी विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। पहलगांव आतंकी हमले को काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसी के हाथ वो आतंकवादी नहीं आ पाए हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसके बाद दावा हुआ है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी हमले के बाद जिन 3 आतंकियों की तस्वीर जारी की थी, असल में वो मास्टरमाइंड है ही नहीं। जांच एजेंसी ने बताया कि हमले को अंजाम देने वाले तीनों आतंकी पाकिस्तान से आए थे और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। हाल ही में NIA ने 2 कश्मीरी नागरिक परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया था। उनसे NIA ने काफी देर तक पूछताछ की और इस दौरान इसका खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला कि पहलगांव में जिन आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था, कुछ समय के लिए वो इन दोनों ही आरोपियों के घर पर रुके थे और उन्होंने हमलावरों को अपने घर में रहने की जगह, खाना और अन्य सहूलियतें मुहैया कराई। जांच में पता चला कि आतंकियों की तरफ से इन दोनों को कुछ पैसे भी दिए गए और मुंह बंद रखने के लिए कहा गया। पूछताछ में पता चला कि हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिन 3 संदिग्धों हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा और आदिल हुसैन ठोकर के स्केच जारी किए थे, वो गलत साबित हुए हैं। जांच में सामने आया कि असली हमलावरों में से एक सुलेमान शाह है। उसका एक सहयोगी मारा जा चुका है। उसके फोन से मिली तस्वीरों को NIA ने संदिग्धों की पहचान के लिए इस्तेमाल किया। NIA ने हमले से पहले के दिनों की कई तस्वीरें परवेज और बशीर को दिखाई। इस दौरान उन्होंने पहचाना कि हमले से 2 दिन पहले यही लोग उनके घर आए थे, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बागी विधायकों पर बड़ा एक्शन लिया है। अखिलेश यादव ने 3 समाजवादी पार्टी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। सपा चीफ ने पार्टी विधायक अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी ने इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी सियासत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक, विभाजनकारी, नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और PDA विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे। पार्टी ने आगे कहा कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूरी हो गई है। इसके जरिए समाजवादी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी ने यह भी कहा कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी सदस्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। निष्कासित विधायकों को सुधरने का मौका दिया गया था, लेकिन वो ऐसा करने में विफल रहे। दरअसल ये मामला साल 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया था। इनके बागी तेवरों का फायदा बीजेपी को मिला था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि इन 7 विधायकों पर पार्टी की नजर थी। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अब राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नामांकन भी कर दिया है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव RJD ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया। इस दौरान उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। पटना में मौजूद कार्यालय में नामांकन के लिए भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी जुटे। नामांकन के वक्त RJD ऑफिस में बाहर और अंदर लालू यादव जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। लालू यादव के नामांकन भरने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 12 कार्यकाल पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में भी उम्मीद है कि लालू यादव के नेतृत्व में पार्टी को आगे भी जीत मिलेगी। लालू यादव पार्टी बनने के समय से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अब तक किसी और ने नामांकन नहीं दाखिल किया है, जिससे ये तय माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पहले ही साफ कर दिया था कि लालू यादव ही अगले अध्यक्ष होंगे। आरजेडी के जरिए आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को इसकी घोषणा की जाएगी। इसी दिन लालू यादव का जन्मदिन भी है। पार्टी इसे लालू सम्मान दिवस के रूप में भी मनाने की तैयारी कर रही है। लालू यादव का लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना पार्टी में उनकी मजबूत। एयर इंडिया के विमानों में गड़बड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से एयरलाइन के कई विमानों में समस्या सामने आ रही है। 22 जून को भी एयर इंडिया के 2 विमानों में समस्या आई, जिससे यात्रियों को भी परेशानी हुई। एयर इंडिया के एक विमान को तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं दूसरे विमान में गड़बड़ी के चलते त्रिवेंद्रम से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि एयर इंडिया का कहना है कि तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आने वाली फ्लाइट पक्षी टकरा जाने के कारण रद्द की गई। इसके अलावा पहले खबर आई थी कि दिल्ली से कोच्चि जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को तेल कम होने के कारण तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तेल भरने के बाद फ्लाइट कोच्चि के लिए रवाना हो गई और सुरक्षित लैंडिंग की। ताजा जानकारी के मुताबिक लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की 2 और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये दोनों उड़ानें जो दिल्ली से लखनऊ आती जाती हैं, अब 15 जुलाई तक रद्द रहेंगी। अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे के बाद एयर इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देश भर में विमानों की सघन सुरक्षा जांच और बढ़ती सतर्कता के चलते एयर इंडिया लगातार अपनी उड़ानें रद्द कर रही है। अब तक एयर इंडिया की कुल 80 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ी 13 उड़ानें भी शामिल हैं। एयर इंडिया की ओर से लगातार फ्लाइट कैंसिल किए जाने का मुख्य कारण ऑपरेशनल इशू बताया जा रहा है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस मिलकर प्रतिदिन 1100 से ज्यादा उड़ानें संचालित करते हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। एयरलाइन ने अपने बयान में कहा कि एयर इंडिया ने सुरक्षित संचालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से उड़ान से पहले सुरक्षा जांच बढ़ाई है और सेवाओं में अस्थायी कटौती की है। गौरतलब है कि एयर इंडिया के पास कुल 297 विमान हैं, जिनमें 194 एयर इंडिया के और 103 एयर इंडिया एक्सप्रेस के हैं। देश भर में विमान हादसों के मद्देनजर सभी विमानों की गहनता से जांच की जा रही है। यानी अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया सतर्क है और जनता का भरोसा हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल उसे सफलता मिलती नहीं दिख रही।